Okay, friends, good morning. Last time we have discussed about the Pitts Act of Chartered of 1813. So, what is the important in the Pitts Act? The Pitts Act 1784. What is the important in this? In this, we have discussed that distinguish function of political and commercial. Okay, we have discussed this. Now, political function was managed by Board of Control and commercial functions was managed by Court of Directors. Okay. Now, Board of Director is the consist 6 members of commissioner. 6 members of commissioners. And the Court of Directors are shareholders of the East India Company. ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के वही होते थे. तो एक इसमें ये दो इम्पोर्टेंट था. नेक्स्ट टाइम एक और इसमें इम्पोर्टेंट रिन्यूअल और एक्सटेंशन ऑफ monopoly trading of company to 20 years 1793 में 20 साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी ट्रेडिंग जो है मोनोपोली वो बढ़ा दी गई थी. सो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इसमें अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट दो चेंजेस हुए थे. ठीक है, एक तो पॉलिटिकल और कमर्शियल जो फंक्शंस थे, जो अफेयर्स थे, उनको अलग कर दिया गया था. बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स रहते थे, जिसमें इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 मेंबर्स एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स who are the shareholders of East India Company. They take care of the commercial functions. वो commercial functions को देखते. And next important is renewal or extension of monopoly trading of East India Company for 20 years. 20 साल के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी ट्रेडिंग जो है इंडिया में, यानी कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेडिंग कर सकती थी, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था. ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट काम हुए थे. फिर इसके बाद हमने देखा था द चार्टर्ड. इसमें मेन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1830. इसमें मेन इम्पोर्टेंट था इंडिया trading was open to the every British merchant. सभी व्यापारियों के लिए ये ब्रिटिश जो मर्चेंट्स था, इंडियन ट्रेड जो है वो खोल दिया गया था. इंडियन ट्रेडिंग, या कह सकते हो कि इंडियन मार्केट जो था हर ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दिया था, क्योंकि यहाँ 1930 में 1793 से 1830 तक ये 20 साल का ड्यूरेशन जो है वो पूरा हो गया था. ठीक, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट यही है. नाउ वी विल कंटिन्यू the chartered
The Chartered Act of 1833. The Chartered Act 1833. Today we will complete this. Now in this main important, जो सबसे important था, the Governor General of Bengal now become Governor General of India. यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको अब इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था. नाउ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज हु वाज विलियम बेंटिक. William Bentinck was the first Governor General of India. Previously he is known as the Governor General of Bengal. ठीक है, पहले वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे. Now he was the Governor General of India. अब वो इंडिया के गवर्नर जनरल हो गए थे. Now the power was centralized. Power was centralized. इसमें हुआ क्या? Centralization of power. Centralization of power in the hands of Governor General Council. अब क्या हुआ था कि जो सारी पावर्स थी वो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल काउंसिल यानी उनके जो उनको असिस्ट करने वाले थे उनके हाथ में आ गई थी. ठीक. नाउ द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे, empowered to make laws for everyone. एवरीवन मीन्स चाहे वो ब्रिटिशर हो, चाहे फॉरेनर्स हो, चाहे इंडियन हो, वो सबके लिए लॉज और रेगुलेशन बनाने का पावर गवर्नर जनरल और उनके पास गवर्नर जनरल और काउंसिल. तो एक इम्पॉर्टेंट क्या था, जो विलियम बेंटिक थे जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, नाउ ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर जो पावर थी वो गवर्नर जनरल और काउंसिल के हाथ में सेंट्रलाइज कर दी थी. इनके पास ये इतने एम्पावर हो गए थे कि जो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, ये सबके लिए बना सकते थे, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, सबके लिए ये रूल्स बना लेते थे. नाउ अब भाई काउंसिल बनाने के लिए, रूल्स और रेगुलेशन बनाने के लिए इनको कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती थी. ठीक है. तो अब इतने सारे लोग, अब पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल हो गए थे, पूरे इंडिया का काउंसिल सबको संभालना था. तो क्या हुआ कि काउंसिल वाज इनलार्ज फॉर द पर्पस ऑफ लेजिस्लेटिव वर्क बाय द एडिशनल 4th मेंबर. ठीक है. एक एडिशनल 4th मेंबर जो काउंसिल था गवर्नर जनरल का, वो इनलार्ज्ड बाय द 4th member, known as law of member. ठीक है. काउंसिल enlarged the for legislative
फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस, मतलब कानून और रूल और रेगुलेशन संभालने के लिए एक काउंसिल को थोड़ा इनलार्ज किया गया और एक फोर्थ मेंबर उसमें ऐड किया गया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मेंबर। ठीक, नाउ अब फोर्थ मेंबर ऐड किया गया। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये था, द लॉज, जितने भी लॉ, द लॉज मेड अंडर the previous act are called regulation। जितने भी एक्ट इससे पहले 1833 से पहले जितने भी एक्ट बने उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था। लॉज मेड अंडर एक्ट 1833 were called Act of Parliament। ठीक, हुआ ये कि जो काउंसिल थे उनको इनलार्ज किया गया। ठीक है, चार मतलब उसमें एक फोर्थ मेंबर्स और ऐड किए गए लेजिस्लेटिव के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए। ठीक है, और दूसरी ये इम्पोर्टेंट चीज थी कि जितने भी जो भी लॉज बने पहले, जो 1833 के पहले जितने भी लॉज बने उन्हें रेगुलेशन कहा गया, और जो 1833 के अंडर में जितने भी एक्ट बने उन्हें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा गया। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहा गया। ठीक, नाउ द चार्टर्ड, एक और चार्टर ने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुआ था, अटेम्प्ट, इन्होंने क्या किया था कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। जो चार्टर्ड में अकॉर्डिंग टू द एक्ट, ये आप याद रखना कि फोर्थ मेंबर का, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ओपन competition for civil services। ठीक, इन्होंने 1833 में एक इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ था कि जो सिविल सर्विसेज होती थी इसमें केवल पहले इंग्लैंड और ब्रिटिश और जितने भी लोग थे, मगर नाउ इट्स ओपन फॉर ऑल। अब ये ओपन था, सिविल सर्विस का सिलेक्शन जो है कंपटीशन के बेस पे होता था। ठीक है, अब इसका एग्जाम कोई भी दे सकता हो। तो ये जो 18 क्या नाम है आपका 1833 का जो इम्पोर्टेंट टास्क था वो यही था कि जो क्या नाम है रेगुलेशन एक्ट्स थे। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। विलियम बेंटिक जो थे उनको सेंट्रलाइज कर दिया था पावर, सारे पावर्स। नाउ दे आर एम्पावर्ड फॉर द मेक द लॉज एंड रूल रेगुलेशन फॉर ईच एंड एवरीवन। सबके लिए वो रूल्स और रेगुलेशन बना सकते थे। फिर फॉर द लेजिस्लेटिव पर्पस या कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक फोर्थ काउंसिल में एक फोर्थ मेंबर का एडिशन हुआ, एनलार्ज किया गया, जिसको लॉ ऑफ मेंबर कहा गया। ठीक है, फिर एक चीज और इम्पोर्टेंट थी कि जो भी एक्ट 1833 से पहले जो भी एक्ट बने उसे हम रेगुलेशंस कहते थे, और 1833 में जितने भी एक्ट बने, ठीक है, या एक्ट उसके बाद बने उसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कहते थे। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट काम इसमें ये हुआ कि नाउ द सिविल सर्विस वर ओपन फॉर एवरीबडी। अब सबके लिए ये ओपन था। ठीक है, अब कोई भी इस कंपटीशन जो सिविल सर्विस का कंपटीशन में कोई भी एग्जाम दे सकता था। नाउ 1833 एक्ट जो है वो आपका खत्म हो गया। नाउ
After that, we will see the important act 1853. ठीक है. The Chartered Act 1853. अब 1853 में क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट, this was last chartered act passed by the British Parliament between 1793 and 1853. ये अब इसके बाद कोई चार्टर्ड एक्ट नहीं पास हुई, ये सबसे 1793 से लेकर और 1853 के बीच में सबसे लास्ट चार्टर्ड था. ठीक है. इस चार्टर्ड की एक पहली एक खासियत थी कि ये सब अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1853 से 1793 और 1853 के बीच में लास्ट चार्टर्ड था. अब इस चार्टर्ड में हुआ क्या क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था. सेपरेटिंग, अब यहां जो है सेपरेटिंग लेजिस्लेटिव and legislative machinery from executive. अब हुआ क्या, इन्होंने कहा जो लेजिस्लेटिव, जो कानून व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं और जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, जो इसको अप्लाई कर क्या नाम है करवाने, जो एग्जीक्यूट करने वाले, इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, ये अब ये दोनों लोग अलग होंगे. तो लेजिस्लेटिव मशीनरी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, इम्प्लीमेंट करना और कानून व्यवस्था, रूल्स और रेगुलेशन बनाना, ये दोनों चीजें अलग कर दी गई. ठीक. Separate legislative council for Indian consist 12 members. ठीक है. 12 इंडिया की 12 मेंबर्स का एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया. तो पहले तो इन्होंने ये किया कि ये सबसे लास्ट, इतना याद रखना कि ये सबसे लास्ट चार्टर था 1853 से 1793 से 1853 में. फिर इन्होंने जो लेजिस्लेटिव मशीनरी तो वो एग्जीक्यूटिव मशीनरी से अलग कर दी. सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंडियन जो वो था, उसके लिए इन्होंने 12 मेंबर्स की एक अलग से ग्रुप बनाया. ठीक है. एक अलग से काउंसिल बनाई. फिर उसके बाद गवर्नर जनरल was enlarged
लेजिस्लेटिव बाय 6 मेंबर्स। तो इंडियन काउंसिल के लिए 12 लोग थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो 6 मेंबर का बढ़ा दी गई। तो 12 मेंबर्स कौन कौन से थे? 12 मेंबर्स गवर्नर जनरल, चीफ कमांडर, फोर मेंबर ऑफ काउंसिल। ये 6 लोग थे, एक गवर्नर जनरल, चीफ कमांडर और 4 मेंबर्स जो काउंसिल के थे, ठीक है। उनको ये 6 मेंबर्स ये आपके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो थे उसके बाद 6 लेजिस्लेटिव जो थे, 6 लेजिस्लेटिव में कौन थे? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 2 जजेस थे जो सुप्रीम कोर्ट के थे। फिर 4 ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये पूरे 12 लोगों का एक जो काउंसिल बनाया गया था, ठीक है, वो ये है। एक गवर्नर जनरल, ठीक है, चीफ कमांडर, गवर्नर जनरल था, चीफ कमांडर, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल, 6 लोग हो गए। 6 लोग लेजिस्लेटिव के लिए थे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते थे 2, और 4 ऑफिशियल मेंबर अपॉइंटमेंट बाय द लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट 4 लोगों को अपॉइंट करती थी, वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। एक एक जो मेंबर्स थे वो लोकल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। तो ये टोटल जो थे ये पूरा 12 लोगों का काउंसिल बना था आपका, ठीक है। और ये चीज आप याद रखना कि 12 लोग कौन कौन थे? गवर्नर जनरल थे, चीफ कमांडर थे और 4 मेंबर्स जो थे वो काउंसिल के थे। फिर लेजिस्लेटिव में 6 लोग कौन थे? जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, और 4 ऑफिशियल अपॉइंटमेंट थे लोकल गवर्नमेंट से, जिसमें था बॉम्बे का, मद्रास का, आगरा का और बंगाल का, ठीक। और उसके बाद 1853 के चार्टर में 1853 के चार्टर में नाउ, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस, टोटल जो थे वो आपके 12 मेंबर्स थे काउंसिल में टोटल, ठीक है। 12 मेंबर्स में 6 लोग ये थे, गवर्नर जनरल, चीफ कमांडर, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल के, 6 लेजिस्लेटिव थे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 ऑफिशियल मेंबर जो लोकल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा का, ठीक है। अब इसके बाद आप कोई भी कानून या कोई भी लॉ रूल्स कुड नॉट बी मेड विदाउट द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल, ठीक।
तो एक चीज याद रखना, नो लॉ मेड विदाउट assent of गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के कंसेंट के बिना या उनके एसेंट के बिना कोई कानून नहीं बन सकता था। नो लॉ मेड बाय द काउंसिल, जो काउंसिल था 12 का, जब तक गवर्नर जनरल के उसमें कंसेंट नहीं रहेगा या जब तक उनका गाइडेंस नहीं रहेगा या उनकी स्वीकृति नहीं रहेगी तो आप कोई कानून नहीं बना सकते। फिर उसके बाद एक काम हुआ, सेपरेट गवर्नर जनरल फॉर बंगाल। बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे, ठीक है, वो अब इंडिया के बना दिए गए, मगर गवर्नर बंगाल के लिए 1833 में जो बंगाल का गवर्नर था उसको इंडिया का बना दिया गया। पर 1853 के एक्ट के द्वारा जो है, ठीक है, चार्टर्ड के द्वारा बंगाल का जो है एक सेपरेट गवर्नर जनरल बना दिया गया। नेक्स्ट है डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, वेयर deprived of their privilege अपॉइंटमेंट। जो अपॉइंटमेंट की प्रिविलेज होती थी, ठीक है, डायरेक्टर्स को कि वो अपॉइंटमेंट करते थे, ठीक, अब वो उनसे ले लिया गया था। अब वो कोई भी अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रिविलेज अपॉइंटमेंट जो प्रिविलेज उनको मिलता था या जो वो अपॉइंटमेंट करते थे उससे उन्हें हटा दिया गया था, ठीक। और एक पहले मैंने आपको बताया था कि ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। लास्ट में 1853, जो सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में, 1857 is the most important you can say event happen in 1857 is 1857 mutiny। that means 1857 की क्रांति आपको पता होगी, मंगल पांडे जो आपने मूवीज देखी होगी उसमें ये होगा कि 1857 में राज क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, रिवोल्ट हुआ था 1857 में, रिवोल्ट हुआ था, ठीक। और ये फर्स्ट कह सकते हो कि फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस के लिए पहला कह सकते हो क्रांति थी 1857 में, ठीक है। और इसकी वजह से, इस 1857 की वजह से, क्रांति की वजह से कह सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेलरेट या मोटिवेट, यू कैन से 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की जो क्रांति, उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है मतलब एसोलेशन मिला, मोटिवेट हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज्य था, एम्पायर था, वो अब खत्म होने लगा, जिसमें सबसे बड़ा हाथ 1857 म्यूटनी या रिवोल्ट जो हुआ था। तो यहाँ पे 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो क्या कहते हैं उसका साम्राज्य था वो खत्म होने के कगार पे आ गया था।
तो 1853 का जो आपका चार्टर्ड था वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो 1853 में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट था, लेट अस रिवाइज वन टाइम मोर। तो हमने कहा था कि 1853 का जो चार्टर्ड था वो लास्ट चार्टर्ड था, 1793 से लेकर 1815 का लास्ट चार्टर्ड था। ठीक है, फिर यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मशीनरी को अलग अलग कर दिया गया था। 12 मेंबर्स जो बनाए गए थे, 12 मेंबर्स इंडियन काउंसिल के लिए बनाए गए थे। ठीक है, जिसमें से 6 जो थे वो लेजिस्लेटिव के लिए थे, बाकी एग्जीक्यूटिव के लिए थे। तो जो लेजिस्लेटिव के लिए थे उसमें आपके 2 जज और 4 बंगाल, मद्रास और आगरा और बॉम्बे, मद्रास, आगरा और कलकत्ता के लोकल गवर्नमेंट से अपॉइंट किए गए थे। और गवर्नर जनरल को भी इनलार्ज किया, गवर्नर जनरल की काउंसिल को भी इनलार्ज किया गया, जिसमें आपके गवर्नर जनरल थे, चीफ कमांडर थे और 4 मेंबर काउंसिल के थे। ठीक है, उसके बाद जो है लोकल काउंसिल जो थे, एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये था कि गवर्नर जनरल के एसेंट के बिना आप कोई भी रूल्स और लॉज काउंसिल नहीं बना सकता था। उसके बाद बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर जनरल बना दिए गए। ठीक है, और जो डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनसे अपॉइंटमेंट की प्रिविलेज ले ली गई। और उसके बाद कंपटीशन के लिए, ओपन कंपटीशन के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन रखा गया। और 1857 का जो म्यूटनी था, जो रिवोल्ट था, उसने एक्सेलरेट किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो है उसके एंड का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल सी द नेक्स्ट फेज 1857 से 1990। अब ये 2 फेजेस आपके खत्म हो गए थे। 2 फेजेस हमने कौन कौन से पढ़े थे? एक फेज पढ़ा था 1600 से 1765 तक और दूसरा पढ़ा था 1765 से 1858 तक। ठीक, तो यहाँ तक 2 फेज खत्म हो गए। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे 1858 से 1990 तक का फेज पढ़ेंगे। Okay, thank you. I think all of you got.